we have with us Mr. Deepu Krishna, and I've been calling him Deepu sir since the last 15-17 years. 1.5 hours में आप एक बच्चे का लीगल एक्यूमेंट नहीं टेस्ट कर सकते. एंड दैट लेडी व्हेन आई केम आउट ऑफ द कोर्ट केम एंड स्लैप्ड मी. एनी मिस्टेक यू मेक योर क्लाइंट लैंड अप इन जेल. और बाद में जब उसका प्लेसमेंट होता है तब मुझे लगता है कि नेशनल लॉ स्कूल एक्चुअली मिस्ड आउट ऑन अ गुड स्टूडेंट. हार्वर्ड बोलता है विथ लॉ व्हाट कैन यू डू. येल बोलता है व्हाट मोर कैन यू डू फॉर लॉ. A chance to work with Mr. Kumar Mangalam Birla, to interact with him, to learn from him. Probably law school is the only graduate school जहाँ पे आपने अगर आंसर में grammatical error किया है तो प्रोफेसर आपके मार्क्स काट देता है. If you use them good, probably you become the ultimate, the 10-headed genius. Hello everyone, this is Harsh Gagrani, one of the founders of Top Rankers, and today on this podcast seat we have with us Mr. Deepu Krishna. I've been calling him Deepu sir since the last 15-17 years. He's my super senior from college, NLIU 2006 batch, and one of the best conversationalists and one of the best orators that I've known my entire life. So welcome. Thank you so much. It's a privilege to be here. So let's start with yourself, Deepu sir. अभी तक का जर्नी अगर आप इन अ नटशेल एक बार सब लोगों को बता पाएं तो. Oh, बाप रे. This used to be one of my favorite questions. But अब जैसे जैसे 40 के ऊपर गया हूँ तो अब लगता है अरे बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन है. But yeah, graduate हुआ 2006 में. I think I graduated and you. That is when I entered. Yes. Yeah. So I got placed with Singhani and partners. एक law firm है वहाँ पे काम कर रहा था. मज़ा आ रहा था काफ़ी. I was enjoying my term. I had appearances. I have appeared twice before Supreme Court और मज़ा आ रहा था. मतलब ब्लैक गाउन को पूरा एंजॉय किया मैंने. उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता था हमें सैटरडेज़ को और संडेज़ को. तो अब मैं फिर पार्ट टाइम पढ़ाने लगा बच्चों को, लॉ वाले एस्पिरेंट बच्चों को ही. और मज़े की बात ये था कि टर्निंग कर्व जो लाइफ में तब आया जब एक केस में मैं NCDRC पे था और हम लोग को बस बहुत सिंपल केस था, ओपन एंड शट केस था. जज मेरे को देख के मुस्कुरा भी दिया था. उसने कहा कि हाँ. मैंने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है सर, हम एफिलिएटेड ही थे, ओनर थोड़ी थे. बट मेरी किस्मत ख़राब थी कि उस दिन ओनर ऑफ रिजॉर्ट कोई नहीं आया था. एंड दैट लेडी व्हेन आई केम आउट ऑफ द कोर्ट केम एंड स्लैप्ड मी इन ओपन कोर्ट. मैं अरे ये क्या हो गया. और वो शायद एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उसी दिन जब मैं शाम को पहुंचा पढ़ाने के लिए बच्चों को तो रिज़ल्ट आया था. उस टाइम क्लैट नहीं होता था और सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे उस बैच के. तो बैठ के मैं सोचा, मेरा शक्ल उस टाइम भी लाल था और मैं उससे रिवॉर्डिंग ज़्यादा किया. हालांकि यार केस जीत रहे हो आप बट कहीं ना कहीं एक लूजिंग पार्टी होती है. टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन जहाँ पे आपको हमेशा अगर आप बहुत सिंसियरली कर रहे हैं तो आप हमेशा जीत रहे हैं. तो दैट वाज वन इंसिडेंट वेयर आई कॉल्ड अप माय डैड एंड आई सेड कि मैं शायद से टीचिंग में जा रहा हूँ. तो मेरे पापा कह रहे हैं पागल हो चुका है बिकॉज तुम करना क्या चाह रहे थे. एक तो तुमने लॉ लिया, तुम इंजीनियर नहीं बने, तुम करना क्या चाह रहे हो. मैंने कहा आप समझो इट्स अ कॉल विच इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड एंड आई आंसर टू दैट कॉल एंड देन आई डिड teaching law aspirants. फिर वहाँ से थोड़ा graduate होके I went to law schools. I helped build law schools, their admission philosophy. I earned a good name, and that's something which helped me where organizations like Jindal, I got a privilege of working with Jindal and also now I'm working with BITS, BITS Law School. A chance to work with Mr. Kumar Mangalam Birla, to interact with him, to learn from him. That's something which this degree of law has given me. Where when I went into law school, I was a very shy student. अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ऑल बॉय स्कूल से था. तो जो भी कुछ होता है आई एट्रीब्यूटेड टू लॉ स्कूल एंड आई से कि यार वो जो 5 साल थे वो बड़े ही लाइफ चेंजिंग साल थे और उन 5 सालों में बहुत कुछ चेंज हो जाता है. आप ना सिर्फ आपका नज़रिया चेंज होता है, आपका क्रिटिकल रीजनिंग चेंज होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, आप एक कंप्लीट ऐसे इंसान बन जाते हो जो कुछ भी कर सकता है. And I think I'm one of those examples. So that has been my journey. Got it. So I think Deepu sir, you have been in this unique position जहाँ पे for many years you've trained CLAT aspirants. तो आपने ये वाली दुनिया भी देखी है. And since the last many years you've been with a lot of colleges. तो आपने वो वाली दुनिया भी देखी है कि the students are entering the top law schools
and you've also trained a lot of students for many such years. Uh, has there been any a shift in the type of students who have been entering the top law schools in the last few years? The type of students who have been entering since the last few years versus those who were entering, let's say, in 2010s, 2013, 14, 15, 17 era. Has there been any change in the type of students entering, and why? Very good question. In fact, I'll tell you, this is something which I have done a lot of research also. And I think I'm in that position where I can answer this with more clarity. I'll tell you why. Because मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तब फ्लैट नहीं था उस टाइम. सब लॉ स्कूल्स के आपने अलग भी अलग एंट्रेंस एंट्रेंस करा. एग्जाम यस दिया, यस, मैंने भी वैसे ही. सबका अलग 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 एंट्रेंस होता था. मैंने भी अलग अलग एंट्रेंस दिया था. तो उस टाइम एक चीज़ था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स थे वो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा. नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन बट इन टर्म्स ऑफ इट्स कंटेंट्स. जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. एनएलएस बैंगलोर का जो फॉर्मेट था वो ऐसा था कि इट वाज 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव, यानी बच्चे को लिखना पड़ता था. और यही अकेला टफ नहीं था, उसके बारे में और भी है, मैं आपको बताता जाता हूँ. उस 50% ऑब्जेक्टिव में से आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका सब्जेक्टिव चेक होता है. और यहाँ पे भी आपका पेन ख़त्म नहीं होता है. उस सब्जेक्टिव में भी एक बहुत बड़ा बहुत दो पॉइंट्स थे. एक ये था कि जैसे आज का बच्चा लीगल रीजनिंग के जो क्वेश्चन करता है वो ऐसा है कि फैक्ट्स, प्रिंसिपल एंड ऑप्शंस. हमारे टाइम ऐसा होता था फैक्ट्स, प्रिंसिपल, राइट ब्रीफ फॉर बोथ द पार्टीज, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के लिए वो हमसे लिखवाते थे. और यही नहीं, 2 इंस्ट्रक्शन जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ वो इतने डिफिकल्ट थे. उसमें एक में बोला जाता था कि राइट ओनली इन 40 वर्ड्स, यानी आपको 40 वर्ड में प्लेंटिफ का 40, डिफेंडेंट का 40, 80 वर्ड्स में लिखना है वो. और उससे डिफिकल्ट और पेनफुल ये होता था कि वो ये लिखते थे कि एक्सेस वर्ड शैल बी पीनलाइज्ड. अब आप सोच के देखो, 12th पास बच्चा बैठा हुआ ऐसे टेस्ट में जिसमें उसको ऑब्जेक्टिव में भी ज़्यादा लाने हैं और उसका सब्जेक्टिव में भी उसको काउंट करना है 2.5 आवर्स में. तो टॉर्चर था. और हम बाहर आके लिटरली गाली देते थे कि कौन बनाता है ये टेस्ट ऐसा. बट आपके जो क्वेश्चन है उससे मैं रिलेट करके आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वो टेस्ट ऐसे अच्छा था, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो. आज इम्पॉसिबल है, बिकॉज मेरे टाइम एनएलएस बैंगलोर का जो टेस्ट था वो 6,000 बच्चों ने कुछ दिया था. आज वो 75,000 क्लैट टेकर्स हो गए, तो शायद से मुश्किल है. और यहाँ मैं कभी भी किसी बच्चे पे उंगली नहीं उठाता हूँ, बिकॉज कुछ भी हो वो बच्चा है, उसके अपने एस्पिरेशन से वो, और वो अपनी पूरी मेहनत करता है. हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज हम देखते हैं कोचिंग्स में कि वो कितनी डेडिकेशन के साथ पढ़ता है. बट कहीं ना कहीं लॉ स्कूल्स को भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो कोर्स है उसमें कुछ स्किल्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो वो जो टेस्ट का पैटर्न है वो टेस्ट करता था. क्योंकि जब मैं लिख रहा था तो भले ही मेरे को गुस्सा आता था, बट मैं डर के लिखता था कि मुझे माइनस मार्किंग नहीं चाहिए, 40 वर्ड्स में टू द पॉइंट प्रिंसिपल फैक्ट्स को ज्वाइन करके लिखना है. और वो लॉ स्कूल में 5 साल मुझे हेल्प किया, बिकॉज मैं पूरा टाइम यही करता था. है ना, पढ़ते थे, इंटरप्रेट करते थे, कॉम्प्रिहेंड करते थे, लिखते थे, सटल वर्ड्स में सब कुछ एक्सप्रेशन करते थे. फ्लैट होने के बाद ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस हो गया था. बट समवेयर आई स्टिल बिलीव दैट सर्टन थिंग्स आर स्टिल मिसिंग. Why? Because I talk to a lot of professors at national law schools. They also are saying that somewhere the habit of reading is missing. Somewhere the habit of comprehending has gone off. Critical analysis is there, but not the way it used to be. So I met, I cannot name people here, but I met a NLSIU Bangalore founders batch, working at a very top level. And he was the first one who pointed it out to me. And he said, Deepu, whatever we used to talk about that entrance process, but that entrance process gave us the kids which made NLS Harvard of the East. And today, all of us have to come down and we have to sit and we have to understand that kids have to be trained for such a kind of a world. It's not their mistake. Again, we are training as per the entrance examination. But what are you asking? Does it give them a good idea about the next 5 years is the most important thing, which I think is still missing. The entrance has to be modulated. And I would be very happy if they take inputs from the people like top rankers who are into coaching and they know the data of the kids, and take inputs from the law firms who have to recruit these students. Yes. What is the need?
choice, and then they should come together. So I have researched a lot on this. I can go on and on. I'll go to rather your next question. So are you suggesting maybe adding some kind of a subjective element to the paper, or maybe adding an interview round to the paper or something like that, or tweak the paper itself? I would say keep the paper the way you want to. Okay. As of now, the paper is good if you see. But yes, like I said, an interview or something subjective has to be done. So I've done a lot of research on this. So when we were creating the admission philosophy of BITS Law School and the process, I was very clear, because I'll tell you, Harsh, something. We both have been into teaching, and we know that there have been times when the result gets declared, we are often more sad than happy. Because our students score very good, they get through, but those students who do not get through and who were good are the ones जिसको देख के हम भी कुछ बोल नहीं पाते. हमें भी बड़ा बुरा लगता है, बिकॉज हमें पता, अरे भाई ये बच्चा बहुत अच्छा था, क्या हुआ हम दोनों को भी पता है. वो 1.5 आवर में शायद से कुछ गड़बड़ हो गई, पंखा नहीं चला, इन्विजिलेटर के साथ शायद से बहस हो गई, ये सब मैंने सुना है बच्चों से. वो बेचारा बच्चा इज डिनाइड. वो थोड़ा मुझे गलत लगता है, और ऐसे बच्चों से मैं बहुत मिलता हूँ, बिकॉज ये बच्चे अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट लॉ स्कूल्स में आते हैं. और जब इस बच्चे की कहानी मैं सुनता हूँ और मैं जब उससे मिलता हूँ और बाद में जब उसका प्लेसमेंट होता है, तब मुझे लगता है कि नेशनल लॉ स्कूल एक्चुअली मिस्ड आउट ऑन अ गुड स्टूडेंट. क्योंकि हमारा सिंसियरिटी तो है नेशनल लॉ स्कूल. हमें लगता है यार ये बच्चा वहाँ मिस आउट कर गया यार. और उस कारण से मैंने जरा रिसर्च किया कि ये येल लॉ स्कूल क्या करता है, ये हार्वर्ड लॉ स्कूल क्या करता है, ऑक्सफोर्ड क्या करता है. और सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस येल की जो एडमिशन प्रोसेस है उससे हुआ. और आप कहीं पे भी यूरोप में, या तो आप अमेरिकन लॉ स्कूल जो कि बेस्ट हुआ करते हैं उनको देखेंगे, तो वहाँ तो खैर ये एक पीजी कोर्स होता है, बट वहाँ पे जब तक वो बच्चे से मिलते नहीं हैं, उससे बात नहीं करते हैं, वो उस बच्चे को एडमिशन नहीं देते. भले ही आपने टॉप रैंक मारा हो उस एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि LSAT रहता है जनरली. और मैंने क्वेश्चन किया क्यों. सो माई क्वेश्चन वॉज वाई. देन आई फाउंड आउट दैट उन लोगों ने इतना समझ रखा है कि इट्स अ लॉन्ग कोर्स, इट्स अ इंट्रिकेट कोर्स, वेयर देयर हैज़ टू बी कंसिस्टेंसी इन लर्निंग ऑल्सो. सो दे आर लाइक अ किड हु हैज़ बीन डूइंग एकेडमिकली वेल इन स्कूल विल ऑल्सो परफॉर्म वेल. और ये मैंने बिट्स पिलानी के भी कुछ प्रोफेसर से बात करी, तो वो भी यही बोलेगे, नहीं हमें टॉपर नहीं चाहिए, बट एकेडमिकली वो बच्चा चाहिए जिसने कंसिस्टेंटली किया है. क्योंकि 5 साल का कोर्स है, तो आपको भी ना, आप भी समझ सकते हैं. ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और उसके बाद उनके इंटरव्यू में मैंने जो ध्यान दिया वो ये है कि येल और हार्वर्ड का, क्योंकि अपने पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो मैं आपको बता रहा हूँ, येल का बहुत क्लियर है, वो इनिशिएटिव टेकिंग पे बहुत करते हैं. और दोनों का फिलॉसफी मैं बता रहा हूँ. हार्वर्ड बोलता है विथ लॉ व्हाट कैन यू डू. ओके. येल बोलता है व्हाट मोर कैन यू डू फॉर लॉ. ये उनकी फिलॉसफीज है. और ये उनके इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत क्लियर है. आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम दैट यू गिव इन रिटन, वो बैठ के आपसे बात करते हैं, उसके बाद ही सिलेक्शन करते हैं. जहाँ जो आपसे बात कर रहा है उसको आपके स्कोर के बारे में पता नहीं है, वो आपसे एज अ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट मिल रहा है. और वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सबको देखता है. दैट इज़ समथिंग आई थिंक फ्लैट भी कर सकता है. आई नो 75,000 स्टूडेंट्स हैं, बट मेरे ख्याल से वहाँ एक एडवांटेज है कि ये जो रैंक आ रहा है, अगर आपको 300 बच्चे चाहिए, आप 400 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करिए, उसमें से आप मिलिए इन बच्चों से. करना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं. Because you'll be spending the next 5 years with them. Yeah. You'll be And spending I'll the tell next you 5 one years. thing. It's very easy to say कि quality of students has gone down, right? But that's not, that's an escapist statement if you ask me. You involve yourself. Once you are involved, you choose the student, ना. You have to teach them, right? अगर आप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको इतना एफर्ट लेना पड़ेगा, खासकर ऐसे कोर्स में जहाँ पे लैंग्वेज बहुत मैटर करता है. आप और मैं भी लॉ स्कूल गए थे, हमें ये नहीं पता था, अंदर जाके पता चला ना कि इंग्लिश, खास करके ब्रिटिश इंग्लिश, इज सो इम्पॉर्टेंट. प्रोबेबली लॉ स्कूल इज़ द ओनली ग्रेजुएट स्कूल जहाँ पे आपने अगर आंसर में ग्रामेटिकल एरर किया है तो प्रोफेसर आपके मार्क्स काट देता है, बिकॉज ही सेज कि यू हैव टू ड्राफ्ट, एंड एनी मिस्टेक यू मेक योर क्लाइंट लैंड अप इन जेल. ये चीज़ शायद से बच्चे को भी नहीं पता, बच्चे को पेरेंट को भी नहीं पता, बट प्रोफेसर्स को तो पता है. Let them sit and have a chat with the student, understand the kid, understand the comprehension ability of the kid, and then probably we may start seeing an evolution which
somewhere is missing. I'm 100% sure. And इसमें beyond national law schools, are there Indian law schools who are now focusing on such skills, or who are who have moved beyond CLAT scores for inducting students in their law schools? Yeah, see, And what are they focusing on? yeah, if you ask us, I cannot name law schools. There are some law schools which are doing it, and I'm very happy that they do it. We are very focused on this because I'll tell you my experience with by working in a prep industry and then going and working with private law schools and heading admissions for the past 15 years. I have understood this, because of which I was very clear it may take time, and we do take time. We are very infamous at Pitt's Law School for taking time कि हाँ 11, तो we are very clear it takes 11 to 28 weeks, उससे पहले हो जाता है. And when parents question अरे क्यों, because mentally हम prepared रहते हैं कि इंडिया में तो ऐसे एडमिशन होता है, टेस्ट हुआ, तो वी शो देम ये लॉ स्कूल, वी शो देम हार्वर्ड लॉ स्कूल, जहाँ यही पेरेंट अगर एप्लीकेशन देता तो दे वेट वाई, एंड देन यू प्रेज देम. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक दैट थिंग हियर. वी ऑल्सो टेक लेवल, बिकॉज उतना एफर्ट लगता है. और अगर देखिए हर्ष, you also know that in 5 years a lot of things have changed for you and me also inside the campus. 5 years is a long time. And cases of mental health disruptions are also happening in every law school as we speak. It's because probably that kid was not supposed to be there. He's having issues. 5 years के लिए आप 28 weeks का एक टेस्ट और टाइम अगर अपने बच्चे पे डिवोट करें तो उसमें क्या गलत है, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चे के हित में ही हो रहा है. तो हमने तो स्टार्ट किया है, एंड आई एम टेलिंग यू और भी लॉ स्कूल्स हैं जो धीरे धीरे इसको इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाह रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं. इससे मैं ये नहीं कर रहा हूँ वी आर द बेस्ट. देयर माइट बी सम लॉ स्कूल्स एंड आई नो सम of the VCs who are even trying to bring this change, because they also feel the punch, because at the end of it the receiving end पे कौन है, वही professors है. What we have seen in the last couple of years and what we'll keep on seeing for the next many years, is there any change in the skill sets which is now required to be successful in law as a career? हम लोग तो पहले से ही AI यूज़ करते थे. वो उसको AI नहीं बोलते थे, मनु पात्रा हो गया है, whatever था हमारे साथ, बट अब वो थोड़ा इजी हो गया है. AI ने आके उसको थोड़ा इजी बना दिया. तो मेरे से जब कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि देखो यार, पढ़ने में और वर्क करने में तो हम लोग बहुत पहले ही यूज़ करते थे. क्योंकि मेरा आंसर जनरली यही रहता है कि आप किसी लॉयर से मिलने जाओ तो वहाँ इतने सारे बुक्स रहते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी सारे बुक्स पढ़ रखे. देयर वर सॉफ्टवेयर्स व्हिच यूज्ड टू हेल्प अस विद पेज एंड केस एंड एक्सेट्रा व्हिच हैज बिकम more easy because now the software or else AI has made it so easy that I know which page to go also, right? Yes. Now in terms of competition in the field, I remember Mr. Vinod Surana. I attended one of his lectures. He's a great academic. I really love him. I often tell him that, sir, you should deliver more lectures. In his lecture he did say something where he compared AI to Ravana. Okay. And he said ki it's those 10 heads what AI is. And then he said the issue with Ravana was he would always have his own mind and those 10 heads working with him. And that's how AI is also. AI will give you different options. If you don't control those 10 heads, you're gone. If you use them good, probably you become the ultimate, the 10-headed genius, which he could not, and that's how he suffered. And then he said, AI, if used constructively, is going to give you a lot of good things. But if you use it destructively, it's going to literally, and that's what we could see, that today, destruction of evidences using AI is becoming more and more easier than it was. So the faith of the court is also now coming down on evidences. So the challenge is basically at the evidentiary value when it comes to practice or even in whatever thing you are. To counter it, you have to be updated on it. So whatever tools, mechanics and etc., you have to be in touch with the times. That's something which I say. Now, if you are asking me about skills in law, they have always been there. The same thing which we were discussing a few moments back, that your comprehension skills have to be good. I see a lot of news where the court was able to understand कि ये तो ChatGPT के हुआ है. The skill which is required is comprehension skills, critical reasoning skills.
The critical reasoning skills of ChatGPT is good, but you are better than it if you are able to read and say, "अरे ये गलत लिखा है." You know, you are just saving time, but you are the one who said, "नहीं नहीं ये गलत लिखा है. I need to rewind. I'll go and I'll find out." So that critical reasoning is something which is very important and which starts from the day one of law school, and that's something which I understood. You know, with every class our critical reasoning used to go higher because law school में ऐसा नहीं होता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ का लेक्चर लेकर आए और प्रोफेसर कह रहे देखो कितना बढ़िया लिखा है. Rather he would come and he said find the mistakes in his judgment. There are a lot of mistakes because the professor was also well read. Then you go to the library, you read it and you critically analyze it. ये जो skill develop होता है वो law school में होगा but वो पढ़ने से ही आएगा. So your reading skill also has to be good. Then comes your managerial skills. You have to be a good So first is comprehension skills. Comprehension Second is skills, critical reasoning skills, skills, managerial skills, where you are able to manage things. Because you are meeting different kinds of human beings. मैं बच्चों को एक और चीज़ बोलता हूँ कि जब भी स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो मैं बच्चों को एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि बेटा अगर आपको लोगों से मिलने में दिक्कत है, इफ़ यू आर अ शाई पर्सन इट्स ओके. The law school curriculum will make make your shyness go away. But if you're an introvert, you don't want to meet people, don't take up law. Because this is not a place for introverts, because you have to meet people. When you meet 10 different people, they are all coming with 10 different set of facts, 10 different personalities. You have to manage things on your own. One case might be of family law, the other case might be of inheritance, one might be of check bounce. You understand how you have to be. You have to be like that. You have to manage all these things, manage court timing if you're into practice, everything. And that's where the managerial skill stands out, because you can manage all these things and your life also. And then comes communication skill. Communication skill is also not just about you're able to write and read. It's about effective communication. How can you speak? What do you speak? Given time. It's not like you keep on speaking. In the given time, are you able to cut down things, put down things in the most simplest manner to the kind of audience that you have is the most important thing. और ये सारी skills use करके ही आप survive करोगे. But जो basic skill है वो communication skill और comprehension skill और critical reasoning skill है. और यही मेरे ख्याल से law schools को भी understand करना चाहिए कि एक 1.5 hour के पेपर में शायद से नहीं देख पाएंगे आप. और मुझे हमेशा ये लगता है, मैं बहुत बोलता हूँ कि कभी कभी मुझे ऐसा भी लगा है कि जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 7 पे है वो शायद से 1 से अच्छा था. और जो शायद से 10 पे था वो 5 से अच्छा था. वो 2 घंटे में जिसने जो मैनेज किया करके चले गए. बट जब आप मिलेंगे तो शायद से आपको पता चलेगा. लॉ स्कूल शुड ऑल्सो ट्राई दिस. Got it. And sir, any message for the students who are who just wrote CLAT and now preparing for who will now be getting admitted to various law schools in the next few months, and any message for the future CLAT aspirants? Okay. 2 different messages for 26 and 27 aspirants. Okay. So let's start with the ones who are preparing. Because see, things would change for you. Every year there are changes in CLAT. Like this year I'm told कि analytical डाल दिया exactly. तो अपने को उसके लिए ब्रेस करके रखो कि कुछ भी हो सकता है. दूसरा, जितना हो सके ये समझ के चलो कि aim for the sky, aim for the highest possible thing that your eyes can see, and that's the way out. And reading पे ध्यान दो और जितना हो सके ओरिजिनल लिखना स्टार्ट करो. ओके. लाइक हमारा एक प्रोफेसर था, वो ये कहते थे कि तुमको लव लेटर भी लिखना है तो लिखो, बट लिखो. कैसा कुछ तो लिखो, बिकॉज अपने इमेजिनेशन को बढ़ाओ, वाइडन इट एज मच एज यू कैन. द वे यू कम्युनिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब तक लिखोगे नहीं तो बोलोगे कैसे? तो दैट्स समथिंग विच आई वुड वांट टू एनकरेज किड्स टू, बिकॉज आई एम सीइंग दैट अ लॉट इन लॉ स्कूल्स. ओके. दूसरा, करंट लीगल इन्फो को पढ़ो और अपना ओपिनियन रखो जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं लॉ ऐसा एक प्रोफेशन है जहाँ पे 360 डिग्री आपको सब पता होना चाहिए. यू हैव टू नो. अभी जोमेटो का जो इशू हुआ जिसमें गिग वर्कर्स राइट को लेके इतना हो रहा है, किसी जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट ईयर क्लैट के लिए, उसको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है. ये सब जो स्किल्स है, ये अगर आपका हैंडी है, चाहे आप कोई भी लॉ स्कूल में चले जाओ, आप हारोगे नहीं कभी.
You know, you will be there. The professor will come, teach and go, but you know that I have those skills and I'm going to triumph from there. For the students who are already into law school, I've already spoken a lot about skills, but I am very impressed by one of those there was a meet where Barack Obama was sitting, and there was a panel. There were many other greats also who were sitting, and they were asked a question that what is the most essential skill for this millennium? Everyone talked about many of the skills which I've talked about. When it came to Obama, he picked up the mic and he said, "For me, the most important skill for the coming millennia is," and then he took a pause and he said, "getting the work done." I've read that post. Yeah. He says, getting the work work done. That's the most important skill. You can be a lawyer, you can be a politician, you can be a financer, you can be anything. But this is the skill which in the next coming years, with AI also coming up, if you can get a thing done, that's the most important thing. And in specifically law, it is going to be very important. You are there in the law school, be very clear about it. You may build castles in the air, but if you are not doing anything about it, it's not getting done. And law school is the best premise to learn and master the skill of getting things done. आप वो अगर वो करने लग गए with all other skills, I think Barack was very right when he said that. That जो करता है ना उसी, और इसीलिए आपने देखा होगा इंटरव्यू में कहीं भी जॉब का इंटरव्यू करेंगे वो आपका ये वाला इंक्लिनेशन जरूर देखते हैं. That are you a doer or are you just a planner? Planner, yes. So thank you so much, Deepu sir. Oh, pleasure. So that was Deepu Krishna sir. Deepu sir was in Bhopal for some personal work, and we invited him for a chota sa talk here with us, and he was gracious enough to come over and have a chota sa podcast with us. So thank you so much, guys. And अगर इसके beyond भी कहीं कोई questions, कोई doubts अगर हो तो feel free to write in the comment box below, and we'll be more than happy to answer to any kind of queries. Sure. I am always open, and this is something which we do pro bono. I'll tell you why, because I meet a lot of students. I travel a lot. और वहाँ पे भी जब बच्चा कोई भी क्वेश्चन लेके आता है तो आज भी वही लगता है कि नहीं यार करो हेल्प इसको. ये कहीं ना कहीं यू नो, तो यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ट्रबल, एनीथिंग, यू नो, you need a kind of a motivation also. That's something which is a part of what we are, and one of the reason why, you know, people like Harsh and I have quit what we were doing probably and ventured into teaching and mentoring. So all the best to each one of you. Thank you so much, guys. Take care.